धर्मांतरण के कानून पर प्रदेश सरकार सख्त, सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान, कहा सख्ती के साथ इस कानून में किया जा रहा है प्रावधान। ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधु पर शिकंजा, अब तक 125 से अधिक को किया गया चिन्हित और धर्मांतरण मामलों में भी कार्रवाई तेज। एसटीएफ की बड़ी कामयाबी, नकली दवाइयों का सरगना गिरफ्तार, पंचकूला में मेडिकल स्टोर की आड़ में चला रहा था गोरख धंधा, पंजाब के जीरकपुर से पकड़ा गया गिरोह का मास्टरमाइंड। केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर बाधित और मुनकुटिया और गौरीकुंड के बीच में मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। उत्तराखंड सरकार की ऐतिहासिक पहल, राज्य की 550 सरकारी स्कूलों को लिया जाएगा गोद, शिक्षा विभाग और विभिन्न उद्योग समूहों के बीच में हुआ एमओयू। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27, मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर के साथ में। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों का मास्टर प्लान बनाने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग मास्टर प्लान बनाएगा। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने पर्यटन सचिव को सभी धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण और प्रवेश निकास व्यवस्था सहित अन्य जरूरी सुविधाएं जुटाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश जारी कर दिए। और बता दें कि 27 जुलाई को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विस्तृत मास्टर प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। धार्मिक स्थलों में बड़ी देखिए, चूँकि एसओपी बनाना इसलिए आवश्यक है कि जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखते ही एसओपी बनाई गई है, चाहे धारण क्षमता का आकलन हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, वन वे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भीड़ प्रबंधन हो, उन सभी पर काम कर रहे हैं और वो निश्चित रूप से सभी की। अक्सर चर्चाओं में रहने वाला परिवहन निगम एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है और यात्रियों को आवाजाही में सहूलियत देने वाला ये विभाग किसी न किसी वजह से हड़ताल और आंदोलन को लेकर के चर्चाओं में रहता है। लेकिन इस बार परिवहन विभाग से अनुबंधित बस संचालकों ने अपनी बसों के संचालन को 7 अगस्त से ठप करने का निर्णय लिया है और इसकी मुख्य वजह यह है कि पिछले 3 महीने से अनुबंधित बस संचालकों का भुगतान नहीं हो पाया है। खास बात यह है कि अनुबंधित बस संचालकों की 205 बसें दिल्ली रूट पर संचालित होती है, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहते, वो हमारा पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं, उनके साथ हम काम करना भी नहीं चाहते, हम करेंगे भी नहीं। वो प्रताड़ित करते हैं। हाँ, महाप्रबंधक भी हैं, वो प्रताड़ित करते हैं और हम उनके साथ काम करेंगे ही नहीं, करना भी नहीं चाहते, वो भी नहीं करना चाहते हमारे साथ काम। हम 7 तारीख को गाड़ी सब जाम लगा देंगे, खड़ी कर देंगे। हम लोग आज अपनी पेमेंट की और कुछ मांगों को रखने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों से मिलने आए थे, जिसमें हमारी प्रमुख डिमांड थी कि हमारा मई जून का पेमेंट किया जाए और हमारा जो पुराना 2024 का रुका हुआ पेमेंट है उसको किया जाए। और तीसरा, हमारे डीजल वाहनों को जो 6-6 महीने का 2 बार का एक्सटेंशन है वो दिया जाए, क्योंकि वो कोविड को जो नुकसान कोविड में लोगों को हुआ था, हमारे भाइयों को, उसे पूरा करने के लिए उसे बढ़ाया गया था। किंतु ना ये तो एक्सटेंशन कर रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं और हमारी गाड़ियों का पेमेंट अलग अलग मदों में यूज कर रहे हैं। आज अनुबंधित बसों के संचालक आए थे, उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। क्योंकि निगम में 2 तरीके के सीज़न चलते हैं, एक लीन सीज़न होता है, एक पीक सीज़न होता है। तो पीक सीज़न में हमारी आमदनी अच्छी होती है, उसमें हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी पेमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो। बट लीन सीज़न में वो पेमेंट स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाता है। जैसे अभी जुलाई है, बारिश की वजह से फुटफॉल कम होता है और आगामी अगस्त में भी बारिश की वजह से और विभिन्न कारण रहते हैं कि फुटफॉल कम रहता है। तो लीन सीजन के तरीके से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारे लोगों की कोशिश यही है कि जितने जल्दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने हेतु जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और धर्मांतरण के कानून को धामी सरकार और भी ज्यादा सख्त बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है और इसीलिए यहाँ डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश भी की जा रही है और सख्ती से
डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण के मामले फिर से सामने आए, जिसको ध्यान में रखते हुए और सख्ती के साथ में इस कानून में प्रावधान किया जा रहा है। देखिए, धर्मांतरण जिस प्रकार से कुछ मामले अभी फिर से आए हैं, और हमने धर्मांतरण का कानून पहले भी बनाया था, लेकिन अब हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी धर्मांतरण करना तो बहुत दूर की बात, देवभूमि उत्तराखंड में उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। उत्तराखंड राज्य में अपराध और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत फर्जी साधु बनकर के लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी दी कि देहरादून में अब तक 125 से अधिक फर्जी साधुओं को चिन्हित किया गया है और ये लोग कॉलोनियों में रहकर के खुद को साधु बताकर लोगों को झूठे प्रलोभन देते थे और भविष्यवाणी के नाम पर डराते थे और पैसे ऐंठ लिया करते थे। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कॉलोनियों से हटाया और संबंधित धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किए और इसके साथ ही प्रेमनगर थाने में एक धर्मांतरण का मामला भी दर्ज किया गया। इससे पहले रंग पोखरी में भी ऐसा ही मामला सामने आया। इन मामलों में गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की जांच इन मामलों में की जा रही है। जो पूरे राज्य में भी चलाया जा रहा है और इसके अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोगों की इसमें जो कि फर्जी साधु का वेश धारण करके रह रहे थे, लोगों को तरह तरह के अवैध रूप से प्रलोभन दे रहे थे और उनको धोखे में रखकर जो है बातें करते थे, उनसे पैसे हटते थे या सामान हटते थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और लगातार राज्य में पुलिस के द्वारा, और अगर हम देहरादून पुलिस की बात करें तो काफ़ी भारी संख्या में, तकरीबन 125 से ऊपर जो है हमारे द्वारा ऐसे साधु जो कि कालनेमी का रूप धारण कर रखा था, गलत बातें करते थे, झूठे प्रलोभन पब्लिक को देते थे, उनके विरुद्ध। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर 22 किलोमीटर पीएम केंद्रीय विद्यालय भवन भीमताल का सांसद अजय भट्ट ने 25 करोड़ 84 लाख की धनराशि की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में विद्यालयों के बच्चों के द्वारा स्थानीय लोक संस्कृति आधारित वंदना, स्वागत, छोलिया नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। और वहीं नई दिल्ली केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के केंद्रीय विद्यालय भवनों का लोकार्पण करते हुए देश को समर्पित किए गए। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित भी किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों से प्रेरित है और जो भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक परंपरा को पुनः जीवित कर रही है। 25 करोड़ 84 लाख से केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री के रूप में यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। लंबे समय से भीमताल क्षेत्र में विद्यालय चल रहा था, लेकिन हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी और कई लोगों ने इसमें सहयोग किया है। लंबे समय तक काम रुका भी रहा। बीच बीच में हम लोग कई खातेदारों से वार्ता करने भी गए। लगभग समस्याएं सुलझ गई हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने भीमताल क्षेत्र में पीएम श्री विद्यालय खोलने की जो स्वीकृति दी और जो धनराशि दी, अद्भुत इस क्षेत्र की। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद में अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर के पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को भीड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराई जाए और इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाए और साथ ही ये रिपोर्ट भेजी भी जाए। प्रायोरिटी में ये हमने ये 3 मंदिर परिक्षेत्र में हमने आइडेंटिफाई की है। इसके साथ में जैसे माँ धारी देवी का मंदिर है, वहाँ पे भी बहुत संख्या में तीर्थालु आते हैं। ये आपका सुरकंडा माँ का टेम्पल है, वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इसको क्रमबद्ध में हम अपने रेंज के लेवल पे ही इसका हम ऑडिट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ऑडिट के लिए हमने इन 3 मंदिरों को हमने सूचीबद्ध किया। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से बाधित हो गई है और रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच में बीती रात से
लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर आ गए हैं और उसके चलते ये मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे के अनुसार मनु कुटिया और गौरीकुंड के बीच में करीब 50 से 70 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और यही नहीं, वैकल्पिक पैदल मार्ग भी पूरी तरीके से टूट चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है और यात्रियों से अपील की गई है कि वो 2 से 3 दिनों तक किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा करें। गौरीकुंड की ओर फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। वैकल्पिक पैदल रास्तों की तलाश भी की जा रही है ताकि यात्रियों को सोनप्रयाग की ओर से सुरक्षित लाया जा सके और रास्ता कब खुलेगा इसकी जानकारी रुद्रप्रयाग पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की जाएगी। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहाँ पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है और चूँकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज़्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस स्थिति में गाड़ियों को रोक के पैदल मार्ग से यात्री भेजते थे, पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण कोई भी मार्ग अभी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत होने जा रही है और राज्य के 550 सरकारी स्कूलों को कॉरपोरेट समूहों और उद्योगपतियों के द्वारा गोद लिया जाएगा और जिसके लिए आज राजभवन देहरादून में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की उपस्थिति में शिक्षा विभाग और विभिन्न उद्योग समूहों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंड के माध्यम से स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि मॉडल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और खेल के मैदान उपलब्ध कराना है और इस पहल में विशेष रूप से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है ताकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। देखिए, जो कॉरपोरेट्स की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो हम एजुकेशन की बात करें तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहे हैं, भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एक सोसाइटी के लिए होती है। तो उसी के तहत ये प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है और उसमें हम जो भी हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमने आमंत्रित किया हुआ है और हमने कुछ स्कूल्स की मैपिंग उनसे की हुई है जिनकी नीड एनालिसिस हमने की थी। अब देखने का विषय ये है कि हम लोग कितना कर पाते हैं और वो लोग कितना करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं कि राजपुरा में प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ आज माहौल गर्मा गया। प्रीति आर्य के नेतृत्व में हजारों लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार हंगामा किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने बताया कि सिंचाई विभाग के द्वारा नहर कवरिंग को लेकर के वहां बने मकानों को अवैध बताते हुए नगर निगम ने लाल निशान लगा दिए हैं और ये मकान पिछले 50 साल से बने हुए हैं, लेकिन अचानक से प्रशासन ने कार्रवाई का फरमान सुना दिया। हेमंत साहू ने चेतावनी दी कि अगर गरीबों के मकान तोड़े गए तो उग्र आंदोलन होगा। लोगों का कहना है कि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपना आशियाना बनाया था, लेकिन प्रशासन के नोटिस और लाल निशान से उनकी नींदें इस वक्त उड़ी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम कहां जाएं, हमारी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लग गई है। और वहीं सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि शहर में बरसात के दौरान जलभराव रोकने के लिए बहरीन नालों पर बने अवैध निर्माणों को हटाना बेहद ही जरूरी है और इसी वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, अभी फ़िलहाल तो जो मौके पे चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है
सर्वे चल रहा है और लोगों को नोटिस भी दिए गए हैं और नोटिस की प्रॉपर सुनवाई भी हो रही है। तो अभी तो केवल सर्वे चल रहा है और सुनवाई भी चल रही है और बहुत सारे जो नोटिस गए हैं वो निरस्त भी हुए हैं। तो अभी तो फिलहाल चिन्हीकरण का काम चल रहा है, अभी तोड़ने की तो बातें नहीं की जा रही है, तो केवल चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो चिन्हीकरण के बाद जब सुनवाई हो जाएगी, चिन्हीकरण हो जाएगा, तब कोई निर्णय लिया जाएगा और विकल्प भी खोजे जाएंगे। अगर कोई और विकल्प भी होगा तो विकल्प भी देखा जाएगा। अगर कोई और विकल्प है जिसमें कम नुकसान हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है तो उसको भी खोजा जाएगा। फिलहाल तो ये केवल चिन्हीकरण का काम चल रहा है और जो दावे और आपत्तियां हैं, जो सुनवाई है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। कि लाल निशान लगाकर राजपुरा के लोगों को डर के साए में छोड़ दिया है और वहाँ के लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हैं। लोग कहाँ जाएंगे अगर लोगों के मकान तोड़ दिए, रातों रात लाल निशान लगा दिए, किसी को पता नहीं चलने दिया। इन नकारे अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, किसी के मकान के एक ईंट तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे इसके लिए हमें जान ही क्यों न देनी पड़े। राजेंद्र नगर राजपुरा में लाल निशान लगाए गए जिससे कि वहाँ की जनता बहुत डरी हुई है और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर जो घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं उन्हें वहाँ से मिटाने की कृपा करें। और क्या कहते हैं, नहीं तो हम शासन प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेंगे। नहीं, हमें कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम कोर्ट तक जाएंगे। मकानों में लाल निशान लगा दिए और तोड़ने की हमको धमकी दे रखी है और वो ना तोड़े जाएं। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? हमने ऐसे मुसीबत से बर्तन मल के और लेबरी करके हमने घर जोड़ रखे हैं, आज ये टूट जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? और सभी का कहना यही है, एक मेरा ही नहीं, इतने लोग आए, सबका कहना। अल्मोड़ा जनपद के भतरौज खान क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। और जानकारी के अनुसार दिल्ली से देघाट जा रही एक कार ग्राम पनुआ दोखन के पास अनियंत्रित होकर के करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसा गोदी क्षेत्र थाना भतरौज खान के अंतर्गत हुआ। कार में 2 लोग सवार थे। हादसे में 18 वर्षीय मोहित कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और वो अल्मोड़ा जिले के देघाट थाना क्षेत्र का निवासी था। वहीं कार चालक 45 वर्षीय सुरेश राम गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और घायल को रेस्क्यू कर रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। आज सुबह ही ये केस हुआ, करीब 5 बजे। ये अल्मोड़ा क्षेत्र में गिना जाता है, तिमलिया सवेल्दी जगह है। यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 2 जने थे जो बताया गया है। एक जो इंजर्ड है वो तो हमारे अस्पताल में आ चुका है और एक शायद ब्रॉड डेड था जो कि वो रानीखेत ले गए हैं वहीं से अपने इंतज़ाम करके। जो यहाँ पे आया है उसे काफ़ी थोड़ी गंभीर चोटें आ रखी हैं, उसको हम मैनेज कर रहे हैं हम। एक तो सर में चोट है, उसकी गहरी चोटें हैं, सर में बहुत काफ़ी चोटें आ रखी है। थोड़ा अभी मरीज होश में है, उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया गया है, बाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर भी है। तो अभी जो हमारे जो यहाँ पे सर्जन भी हैं, सर्जन को भी हमने दिखा दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा दे चुके हैं। हड्डी वाले भी आ चुके हैं हमारे मौजूद यहाँ पे, उन्होंने भी अपनी तरफ से देख चुके हैं इसको और अभी थोड़ा प्राइमरी उपचार देके हम इसको फिर आगे बढ़े। उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र के ग्राम पंडरी की 50 वर्षीय महिला हमसीरा और एक भैंस के करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज लेकर के आई और जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय महिला हमसीरा निवासी घर के पास में लगे सब्जी के जहामे के पास में अपनी भैंस पकड़ने के लिए गई हुई थी और वहां बिजली के तार फैले बताए जा रहे हैं और वहीं भैंस की भी करंट लगने के बाद में महिला भैंस को बचाने में लग गई और महिला को भी करंट लग गया इस दौरान और इससे भैंस और महिला दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत के बाद में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बिजली अवैध तरीके से इस्तेमाल करी जा रही थी और वहां पर बरहाने में चारों तरफ से बिजली तार लगा रखा था। उस तार की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, एक भैंस की मौत हुई और एक लेडीज खत्म हो गई। ये इस तरीके से गांव में नहीं होना चाहिए, ये गलत है और जहां तक भी हो सके उस गरीब की सहायता होनी चाहिए, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। उसके साथ ये बिल्कुल घोर न्याय हुआ है। ये प्रातः 7:30 बजे हमशीरा बी उम्र 50 साल महिला, वाइफ ऑफ बाबू शाह, विलेज पंडरी, सुबह 7:30 बजे बॉडी अस्पताल में लाई गई थी इनके हस्बैंड के द्वारा और उनको यहाँ पर चेकिंग के बाद डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया।
मृत्युकरण। उत्तराखंड एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नकली दवाइयों के कारोबार में लिप्त गिरोह का सरगना आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और एसटीएफ ने पंजाब के जीरकपुर से पंकज शर्मा नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो हरियाणा के पंचकुला में मेडिकल स्टोर की यार्ड में नकली दवाइयों की सप्लाई किया करता था और इसके पास से वैध ड्रग लाइसेंस भी बरामद हुआ, लेकिन ये उसका दुरुपयोग कर रहा था। एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि अब तक इस केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई और कई संदिग्धों को चिन्हित भी किया गया है, जिन पर जल्द कार्रवाई होगी। एसटीएफ ने साफ किया कि नकली दवाइयां खरीदने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कॉमन मेडिसिन से लेके बहुत कैंसर की मेडिसिन तक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेल्मा हो गई और पेंटालोप हो गई, वोवेरॉन हो गई, और इसमें जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, सबकी नकली दवाइयाँ लोग बना रहे थे। कुंभ मेला 2027 को लेकर के हरिद्वार पुलिस ने तैयारियों की कमान संभाल ली है और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ में अहम बैठक की। हरिद्वार पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में हुई इस बैठक में यातायात प्लान, भीड़ नियंत्रण और शाही स्नान व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसएसपी ने साफ निर्देश दिए कि कुंभ मेला एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और इसीलिए कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। समयबद्ध और तकनीकी तौर पर मजबूती तैयारी की जाएगी। मेला प्रबंधन को प्राथमिकता देने और समन्वय के साथ में कार्य करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। महाकुंभ 2027 को लेके आज पुलिस के स्तर पर एक मीटिंग दी गई थी, जिसमें वृहद स्तर पर होने वाले जो कार्य हैं, हमारे जो होल्डिंग एरिया है, ट्रैफिक प्लान है, पार्किंग एरिया है और जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारी आगे की तैयारियां हैं, उसको लेके एक वृहद स्तर पर समीक्षा की गई थी, जिसमें स्थापित किए जाने वाले थाने, सेक्टर, जोन, उनका एरिया, इस संबंध में एक वृहद स्तर पर सभी लोगों के सुझाव लिए गए थे और इसी के अनुरूप जो हमारी आगे की तैयारियां हैं उसमें किया जाएगा। साथ में जो कार्य इमीडिएटली किए जाने हैं, जो कुंभ को लेकर पुलिस के लिए जो नितांत जरूरी है, खासकर हमारे कमांड कंट्रोल रूम, उसके साथ ही जो हमारे वायरलेस रिलेटेड जितने संचार की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, उसको भी टॉप प्रायोरिटी पे लेके। रुड़की से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। स्कूली कक्षा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने एक बुजुर्ग की जान ले ली और गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष नगर में पड़ोसी के बेटे पर पत्नी को लेकर के टिप्पणी का शक इतना बढ़ा कि अमित शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अजय महेश्वरी की गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा 2 पड़ोसी परिवारों के बीच में हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे के घर जाकर के हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। ये गंगनहर थाना क्षेत्र में एक सुभाष नगर कोई जगह पड़ती है, जहां कल रात करीब 11:15 बजे के आसपास हमारे कंट्रोल रूम को एक सूचना आई। तो सूचना देने वाले शख्स ने कहा कि उसके पड़ोस के रहने वाले एक परिवार ने उसके पिताजी के साथ झगड़ा किया और मारपीट के दौरान उनकी गला घोंट के मृत्यु कर दी। तो हमारे थाने ने, हमारे सीओ साहब, मैं स्वयं भी वहाँ पर था, रिस्पांस किया। तो घटनाक्रम यही था कि वहाँ किसी बात को लेकर के उनमें मनमुटाव दोनों परिवारों में था। तो मृतक जो है, जिनका नाम अजय माहेश्वरी है, उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई थी। पहले भी उनका जो जिस पे आरोप हैं अमित शर्मा, उनके के साथ 1 घंटा पहले कुछ हॉट टॉक हुआ था। उसके बाद बीच बचाव में वो लोग दोनों हट गए, पुनः उनमें आपस में हॉट टॉक हुआ। तो अजय शर्मा और उनकी फैमिली आ करके जो मृतक है उनके घर के पास आते, उनमें फिर मारपीट और गुत्थम गुत्ता हुई। बट जो आई विटनेस हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनका ये कहना था कि इस मारपीट के दौरान जो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार। वंदे भारतम।